जिसे पूरे विश्व में शासन कहकर संबोधित किया जाता है, वह प्रणाली भारतवर्ष में राजधर्म की संज्ञा से अलंकृत होती है। हमारे पौराणिक इतिहास में राजधर्म पर अन्यान्य श्लोक लिखे गए। चाहे हम मनुस्मृति का उदाहरण लें अथवा शुक्र नीति को पढ़ें, हर जगह राजधर्म के नियम उल्लेखित हैं। महाभारत में विदुर से लेकर भीष्म तक राजधर्म के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। शांति पर्व में एक संपूर्ण अध्याय राजधर्म को समर्पित है, तो वहीं चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजधर्म की संपूर्ण व्याख्या है। राजधर्म राजा और राजवर्ग द्वारा देश के संचालन की नीति, विद्या और तंत्र का नाम है। परंतु विडंबना यह है कि राजधर्म का प्रतिपादन करने वाले इस राष्ट्र में बहुत कम ही ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने राजधर्म का पालन किया है। परंतु कुछ राजनेता अवश्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजधर्म का न केवल पालन किया है, वरन राजधर्म पालन के कुछ अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस अंक में हम वर्णन करने वाले हैं राजधर्म का पालन करने वाले दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की। बात मई 1996 की है। देश में चुनाव हो चुके थे और 5 वर्षों के सफल कार्यकाल के उपरांत भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चुनाव हार गई थी। भाजपा उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सरकार बनाने जा रही थी। अमेरिका यह नहीं चाहता था कि अटल जी सरकार बनाकर देश का नेतृत्व करें, क्योंकि वे अपने आक्रामक रक्षा नीति के लिए विश्व भर में चर्चित हो चुके थे। वॉशिंगटन को अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विस्नर ने वाजपेयी के अगले भारतीय प्रधानमंत्री बनने पर चिंता व्यक्त की थी। आखिर अमेरिका को अटल बिहारी वाजपेयी से कैसा भय था? इस प्रश्न का उत्तर SM खान की पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट में स्थापित है, जो उन्होंने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही भारत परमाणु परीक्षण के लिए उन्मुख था, परंतु अमेरिकी दबाव में कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं हो सका था। 1996 के आम चुनावों में हार के पश्चात नरसिम्हा राव ने डॉक्टर कलाम को अपने कार्यालय बुलाया, जो उस समय प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। कार्यालय में उस समय आम चुनाव के विजेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उपस्थित थे, जो अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। इस पुस्तक के अनुसार नरसिम्हा राव द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सूचना देने के लिए था। यह बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के परमाणु कोड पारित करने जैसा था। इसमें एक राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव की राजधर्म के प्रति निष्ठा का सत्यापन होता है, जो मानते थे कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राजनीति एक क्षणिक क्रीड़ा। परंतु परमाणु परीक्षण के लिए देश को 2 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वाजपेयी जी फिर से 1998 में बहुमत से लौटे, तभी सफल परमाणु परीक्षण हो पाया। इस कालावधि में डॉक्टर कलाम ने इस रहस्य को अपने हृदय में सुरक्षित रखा। यह डॉक्टर कलाम का राजधर्म था। अमेरिका नरसिम्हा राव, वाजपेयी और कलाम की इस तिकड़ी और प्रखर परमाणु नीति से डरता था और इसी कारण उसने अटल जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भरपूर प्रयास भी किए। उस समय के नेता और नेता प्रतिपक्ष के बीच यह सुंदर समन्वय राजधर्म का एक अविश्वसनीय उदाहरण था। नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि थे। दोनों महान नेताओं के बीच अनेकों वैचारिक मतभेद रहे, पर एक समानता दोनों में थी और वो यह थी कि राष्ट्र उनके लिए सबसे ऊपर था। राष्ट्र प्रेम और राजधर्म की यह भावना ही दोनों को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों की सूची में अग्रगण्य बनाती है। जहां नरसिम्हा राव ने भारतीय बाजारों का उदारीकरण किया, वहीं वाजपेयी जी दूरसंचार क्रांति, राजमार्ग क्रांति से लेकर परमाणु क्रांति तक के प्रणेता रहे। परंतु यह अंक सिर्फ एक कथा के बारे में नहीं है, और भी कथाएं हैं जो राजधर्म के प्रति इन दोनों की निष्ठा को और उजागर करती है। 1991 का वर्ष था। चुनाव में विजय के उपरांत कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। तब हमारा देश पहले से ही आर्थिक पतन की ओर तीव्रता से अग्रसर था। वहीं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य आतंकवाद की चपेट में थे। इन दोनों ही विषयों पर राव ने 2 त्वरित निर्णय लिए जो भारत को पतन से उन्नति की ओर ले गए।
अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल पुनर्जीवित किया वरन नवीन संभावनाओं के लिए भी कपाट खोले। और दूसरा था उनके द्वारा प्रदर्शित वह चतुर कूटनीति जिसने भारत को कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में अपनी पहली राजनयिक विजय दिलाई थी। उस समय नई दिल्ली को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि भारत को कश्मीर से अलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और इस्लामिक संगठन OIC की गुटबाजी हो चुकी है। चारों ओर से आती चुनौतियों का सामना करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस विषय को अपने कुशल हाथों में लिया। उन्होंने जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों का एक दल बनाया जिसके नेता बने अटल बिहारी वाजपेयी। स्मरण रहे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सदन में विपक्ष के नेता थे। यह प्रथम अवसर था जब एक विपक्ष का नेता भारत का पक्ष रखने अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहा था। यदि वहां पाकिस्तान सफल हो जाता तो भारत पर UNSC द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते और देश की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। आर्थिक पक्ष को सरलता पूर्वक और तार्किक रूप से प्रस्तुत करने हेतु राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का चयन किया, जो संयुक्त राष्ट्र में एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में चर्चित थे। राव ने यह सुनिश्चित किया था कि एक भी पग अनुपयुक्त न हो। वो ऐसा काल था जब देश की रक्षा के लिए दलगत राजनीति को ताक पर रखकर पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ आए थे। अब पुनः लौटते हैं 1996 में, जब कांग्रेस की पराजय के उपरांत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें सदन में बहुमत सिद्ध करने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव राष्ट्रपति के इस निर्णय से निश्चित रूप से प्रसन्न थे। शपथ समारोह से पूर्व वह चुपचाप वाजपेयी के पास गए और कहा, अब मेरे अधूरे कार्य को पूर्ण करने का समय है। इस बात को विनय सतपथी ने अपनी पुस्तक हाफ लाइन में भी लिखा है। 2004 में नरसिम्हा राव का निधन हुआ। अपने चिर प्रतिद्वंदी पर परम मित्र को श्रद्धांजलि देने के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की मीडिया को बताया कि नरसिम्हा राव ही भारत के परमाणु कार्यक्रम के ट्रू फादर थे। वाजपेयी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों उपरांत मई 1996 में राव ने मुझे बताया था कि बम तैयार है। मैंने इसे आगे बढ़ाते हुए इसका सफल परीक्षण करवाया। यह कथन दो राजधर्म पालक प्रधानमंत्रियों की कथा को संपूर्ण करता है। आज के समय में यह एक अकल्पनीय बात है। एक प्रधानमंत्री अगर चाहता तो कभी दूसरे को एक महान कार्य के क्रियान्वयन का दायित्व नहीं देता, उसे एक विश्व स्तरीय सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजता, और वहीं अगर दूसरा चाहता तो वो पहले को अपने कार्य का श्रेय नहीं देता। आज का विपक्ष प्रधानमंत्री को श्रेय देने के स्थान पर उनकी तुलना गंदी नाली से करता है। आज का विपक्ष टुकड़े टुकड़े गुट का समर्थन करता दिखता है। आज का विपक्ष आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करता है, और तो और अपने ही सेना के शौर्य पर संदेह कर उनसे साक्ष्य का अनुरोध भी करता है। आज के नेताओं को अपने पुराने निष्ठावान नेताओं से राजधर्म अवश्य सीखना चाहिए। यह थी कहानी PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म की, पक्ष और विपक्ष के सुंदर सामंजस्य की, राष्ट्र के प्रति अपार निष्ठा की, और कहानी श्रेय खाने की होड़ से अलग एक स्वस्थ राजनीति की। ऐसी कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंक